हेलो गाइस। तो आज हम इस सवाल को करने वाले हैं। ये हमारा जेई एडवांस्ड 2022 पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम जेई एडवांस्ड 2022 पेपर 1 को शुरू कर देंगे। ठीक है, पेपर 1 को भी हम फिर सीक्वेंस से ही कवर करेंगे। फ़िलहाल इस क्वेश्चन को देखो और इसको सॉल्व कर लो मेरे सॉल्व करने से पहले। ठीक है, पॉज करके। एंड अब मैं ये सोचना चाहता हूँ कि यार ये सवाल क्या मुश्किल है। हाँ, इस सवाल में ना पर्टिकुलरली दिखता है कि आप कितने ऑर्गेनाइज तरीके से सोचते हो। ठीक है, देखते हैं इस सवाल को। तो देखो, आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। शुरू करता हूँ इसके सोल्यूशन के साथ। तो देखो, ये है एक फंक्शन। ठीक है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। हमें बोला है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे f ऑफ n की वैल्यू बता दो। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक दिक्कत वाली बात लग रही होगी कि यार ये जो पहली टर्म है और जो दूसरी टर्म है उसमें कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा है ना। जो ये क्या कहते हैं, पहली टर्म है और तीसरी टर्म है, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं। लेकिन दूसरी टर्म और जो हमारी पहली टर्म है, ठीक है, दूसरी और तीसरी टर्म है, उसमें रिलेशन है। समझ रहे हो? मतलब जो फॉर्म है वो थोड़ी सिमिलर है। आपको दिख रहा होगा कि ये जो बाकी चीज़ें हैं इनकी कोई फॉर्म बन सकती है शायद। ठीक है, लेकिन ये जो एन है ये सेपरेट है। क्लियर है? तो हम क्या सोचेंगे, हमारे मन में क्या आना चाहिए, हमारे माइंड में आना चाहिए कि यार ये ना कोई चीज़ होगी, इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो एन है ना, ये कोई होगा, एक हेल्पिंग हैंड होगा सॉल्विंग के लिए। इसको हम साइड करते हैं, हम बाकियों का पैटर्न देखते हैं पहले। क्लियर है? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यार ये जो है ना 4n + 3n², इस पर मैं देख रहा हूँ कि जो 3n² है ये नीचे पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है। क्लियर है? ठीक है, वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि यार नीचे 3n² है यहाँ पे भी। ठीक है, इस सवाल में यहाँ पे 3n² है और यहाँ पे भी 3n² है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। सिमिलरली हर एक टर्म में। लास्ट वाली टर्म को देखने का यहाँ पर फ़ायदा क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, ये जो 12n है, 8n है, 4n है, ये वाली जो टर्म्स है ये भी 3n² के साथ मिल चुकी है ना, ऐड हो चुकी हैं। तो ये 7n² बना है। क्लियर है ना बात? तो ऐसे हमने थोड़ा सा आइडिया लगा लिया कि यार इस 3n² को हम घटा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ना मैं थोड़ा सा लास्ट टर्म जो है आपको थोड़ी सी बताऊं कैसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, सोचने का तरीका देखो, 3n² सब जगह कॉमन है। क्लियर है? मतलब ये 7n² में से एक पार्ट होगा 3n²। ठीक है, तो मैं 7n² को ब्रेक करता हूँ। ये क्या बन गया, 3n² + 4n²। क्लियर है? अब देखो 4n, 8n, 12n, तो ये क्या, ये इसको मैं कैसे पैटर्न दे सकता हूँ? इधर मैं देख रहा हूँ कि ये 4n × 2 है, ये 4n × 1 है, ये 4n × 3 है, 12n। क्लियर है? तो ये 4n² क्या है, n × 4n। क्लियर है? ऐसे देख लिया पैटर्न। अब तुम्हें दिख रहा है कि यार ये 1 था पहले, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते n। क्लियर है? इससे साफ क्या बात हो गई, दो बातें क्लियर हो गई कि ये जो सेकंड टर्म से लास्ट टर्म है ये नंबर n टर्म्स हैं टोटल। क्लियर है? n टर्म्स हैं क्योंकि 1 से लेकर n तक जा रहा है ना। और ये जो चेंज हो रहा है, ठीक है, इसको मैं r मान सकता हूँ समेशन का। क्लियर है? तो अगर मैं अब f ऑफ n को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ n+। ठीक है, n तो हमने अपना हेल्पिंग हैंड रख लिया, समेशन, यहाँ पर मेरा r = 1 से n तक जा रहा है। मैंने डिनोमिनेटर को लिख लिया है 3n² प्लस यहाँ पर क्या बन गया, 4n × r। क्लियर है? डिनोमिनेटर सोचना आ गया। अब न्यूमरेटर को देखते हैं। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर की जनरल टर्म लिखनी सोच ली। अब देखते हैं यार कि यार ये जो है ना न्यूमरेटर, इसको कैसे करेंगे। देखो यार यहाँ पे भी तुम देखोगे ना, जो ये है ना तुम्हारा 3n² माइनस में, ये हर जगह कॉमन है। क्लियर है? तो मुझे पता लग गया यार ये जो 7n² होगा ना, इसमें से एक पार्ट तो -3n² होगा। क्लियर है ना? पैटर्न देखा बस। और अगर मैंने 3n² सेपरेट कर दिया तो -4n² भी तो बचा। क्लियर है? अच्छा,
और मेरे पास क्या बचा, और मेरे पास बचा 25n। तो ये मैंने ऐसे ब्रेक डाउन कर दिया लास्ट टर्म को, ठीक है। फिर मैंने देखा कि यार ये जो 16 है, 32 है, 48 है, तो ये पैटर्न क्या है, ये 16 इंटू 1 है, ये 16 इंटू 2 है, ये 16 इंटू 3 है। तो हमने जैसे कि हमने नीचे पता करा कि भाई n टर्म्स हैं, तो लास्ट में आके क्या बनेगा 16n, है ना। यहाँ पे 16n बनना चाहिए था, तो ये 25n में से कुछ भाग क्या होगा 16n का होगा। क्लियर है ना। तो लो भाई ब्रेक डाउन करते हैं। तो न्यूमरेटर अभी तक हमें पता लगा भाई 16n एक पार्ट हो गया, प्लस यहाँ पर क्या आ गया 9n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर। तो ये पार्ट मैंने पैटर्न से देख लिया, ये पार्ट मैंने पैटर्न से देख लिया। अब इसको देखने की बारी है। क्लियर है, इसको देखना है मुझे अब। तो यार इसको देखने के लिए ना तुम्हें थोड़ा सा ना, मतलब समझ रहे हो, एक प्रैक्टिस होती है ना, उस प्रैक्टिस से ही तुम्हें दिख जाएगा। जैसे मान लो कि यार पहला वाला क्वांटिटी क्या है 5n है, ठीक है। तो तुम्हें पता लग जाएगा इनमें से कौन सा r होगा। बताता हूँ कैसे। देखो 9n है, 9 माइनस 4 सीधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 5n, है ना। तो चांसेस ये है कि ये जो n स्क्वायर है इसमें से एक n r है जो कि पहली टर्म के लिए 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे हिंट मिल गया कि ये जो बीच वाली टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ 9n माइनस 4n r। अब इसको ना एक बार चेक कर लेते हैं बाकी टर्म्स के साथ भी। अगर मैं r को 2 रखूँ तो n आ जाता है, r को अगर मैं 3 रखूँ तो माइनस 3n आ जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सही है। क्लियर है। फिर उसके बाद ये भी बात है कि भाई जो 16n है ये 16r है ना, ये भी तो चेंज हो रहा है, r 1 से n तक जा रहा है। क्लियर है। तो मैंने ऊपर वाली टर्म को कैसे लिख सकता हूँ 16r प्लस 9n माइनस 4nr माइनस 3n स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को आराम से लिख दिया है उसकी सबसे इजी वाली फॉर्म में। अब आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि भाई यार एक पार्ट ना इसका सेम है, ये 4nr प्लस 3n स्क्वायर और ये। क्लियर है। तो डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, ठीक है, एलसीएम सेपरेट कर दो, क्या बन गया n प्लस समेशन 16r प्लस 9n डिवाइडेड बाई 4nr प्लस 3n स्क्वायर r इक्वल टू 1 से n। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये माइनस का 1 का समेशन r इक्वल टू 1 से n। इसको तुमने पढ़ा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज़ में, ये n आ जाता है क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो 1 n टाइम्स आएगा तो n बन गया, और वो भी नेगेटिव में। तो तुम्हें अब दिख रहा होगा ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाला n था वो कहाँ से कटेगा, है ना। तो ये अपने पास आ गया कुछ ऐसा, n यहाँ पर हो गए सब्ट्रैक्ट। तो जैसे ही हमारे पास ये सब कुछ हो गया, हमारे पास फंक्शन निकल के आ गया कि ये समेशन ऑफ 16r प्लस 9n डिवाइडेड बाई 4nr प्लस 3n स्क्वायर है। क्लियर है। r इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है। आपको बोला था कि भाई ये फंक्शन ऑफ n है, इस पे अब हम लिमिट लगा रहे हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू चाहिए थी। लो भाई ये क्या बन गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको अगर मैं लिमिट एज अ सम की फॉर्मेट में लाना चाहूँ तो आसान है। हाँ, नीचे से n स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, ऊपर से n, तो क्या बन जाएगा 1/n समेशन r इक्वल टू 1 से n 16r/n प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4r/n प्लस 3। क्लियर है। अब आपको पता है भाई जब भी ऐसी फॉर्म बन जाए, है ना, कैसी फॉर्म कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r इक्वल टू 1 से n f ऑफ r/n बन जाए, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि भाई जो r/n है उसको x बना दो, ठीक है, एंड r max बाय n, ठीक है, r max बाय n को हम क्या बना देते हैं, हमारी अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट बना देते हैं। और जो r min बाय n होता है उसको हम लोअर लिमिट बना देते हैं, ठीक है। तो बस इसको चेंज कर दो। अब आपका जो f ऑफ n है वो एक इंटेग्रल बन जाएगा
0 से 1, ठीक है। 0 से 1 कैसे पता लगा? क्योंकि आर मिन मेरा क्या था 1/n, है ना, क्योंकि आर की मिनिमम वैल्यू 1 है और आर मैक्स क्या था हमारा n/n, है ना। तो ये तो 1 बन गया और यहाँ पर 0 क्यों आया? क्योंकि n तो इन्फिनिटी जा रहा है, क्लियर है। तो इस 0 से 1 इंटेग्रल बन गया और यहाँ पर r/n को x डाल लूँगा तो यहाँ पर बन जाएगा 16x + 9 डिवाइडेड बाई 4x + 3 dx। यहाँ पर इस इंटेग्रल को सॉल्व करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो देखो भाई, इसमें हम सिंपल सी एक चीज़ कर सकते हैं कि देखो +12 कर दो, -12 कर दो, तो 4 का फैक्टर कॉमन आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 माइनस 3, है ना, 4 - 3/4x + 3 dx, क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, 4x - 3 ln ऑफ ये क्या आ जाएगा 4x + 3। अब क्योंकि x का कोफिशिएंट 4 है तो डिवाइडेड बाय 4 भी होगा। इसमें लिमिट्स डाल दो 0 से 1, तो ये क्या बन गया 4 1 - 0 -3/4 ln ऑफ 7 ln ऑफ 3, क्लियर है। तो ये बन गया 4 - 3/4 ln ऑफ 7/3, क्लियर है। तो ये आपके पास एक करेक्ट आंसर आ चुका है। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन है। 4 - 3/4 बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन ना मतलब पर्टिकुलरली मैनिपुलेशन पे था, ठीक है। आपके सामने मैंने आपको दिखाया कि हमने कैसे लेट किया है जनरल टर्म, ठीक है। ये समेशन कैसे बनाया, ये जो वाला बनाया है ना। बट मैंने इस सवाल को जब बहुत पहले किया था, ठीक है, जब मैं भी एक एस्पिरेंट था, तो मतलब ये जो n है ना, मैंने इसको पता कैसे सोचा था, मैं बताता हूँ। वो थोड़ा सा टफ है सोचना, लेकिन मतलब बताता हूँ कैसे। इस n को मैंने क्या सोचा कि इसको मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ, इसको 1 + 1 + ऐसे करते करते ये करके कि ये n टाइम्स 1 है, ठीक है। और हर एक 1 को एक टर्म के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को ना ये वाला पैटर्न दिख रहा था कि 3n² है। यहाँ पर तुम देख रहे हो ना कि 4nr भी यहाँ से हट रहा है ना, ऊपर से। वो मेरे दिमाग में नहीं था तब, ठीक है, वो मेरी इतनी क्लैरिटी नहीं थी दिमाग में। लेकिन मेरे को इतना पता था कि ये 3n² है, ये -3n² है। तो अगर मैं प्लस कर दूंगा तो ये सारी टर्म्स इससे रिड्यूस हो जाएंगी और ये n का वैसे भी मुझे कोई काम नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो मैंने यही अपने दिमाग में लिया था और जिससे जो भी समेशन बन रहा था मैंने उसको ईजीली इसमें बना लिया था, समझ रहे हो। तो मतलब मैंने ये दिमाग लगाया था जब मैंने सबसे पहले इस सवाल को करा था। लेकिन अभी मैंने देखा कि भाई इसको ऐसे भी कर सकते हो तो फिर ये भी ठीक है, ठीक है। ये सोचना थोड़ा मुश्किल होता है कि इसको n टाइम्स 1 में ब्रेक करो और फिर प्लस करो, ठीक है। ये भी एक मेथड अच्छा है सोचने के लिए कि वैरायटी होनी चाहिए सोचने में भी। तो ये भी एक अच्छा मेथड है कि आप सोच सको कि हाँ 3n² है, ऊपर -3n² है, ऐड कर दो, है ना। चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। वैसे भी उस n का कोई काम नहीं है, वो तुम्हें दिख रहा है, स्टार्टिंग में ही दिख जाना चाहिए कि यार इस n का कोई काम नहीं है। इसको अगर यूटिलाइज करना है अच्छे से तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके 1 ऐड कर सकता हूँ, या फिर जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया कि समेशन लेट किया, फिर मैंने n को सबट्रैक्ट कर दिया, क्लियर है। तो आई होप सो कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस सवाल पे। बहुत ही एक स्टैंडर्ड सा सवाल है, कुछ नया नहीं था इसमें नया बस यही है कि ये जो n है ये सेपरेट है और इसको अल्टीमेटली सबट्रैक्ट ही हो जाना है, बस इतनी सी बात है। और इसके बाद हम JEE एडवांस 2022 पेपर 1 को सीक्वेंस वाइज शुरू कर देंगे।